फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 55 को 55 से गुणा करके क्या मिलेगा, 55 को 55 से गुणा करके क्या मिलेगा, और मैं अपना आंसर लिखता हूं यहां पर 3025, और मैं आपसे कहूं कि 99 को 54 से गुणा करके आपको क्या मिलेगा, और मैं आपके सामने यहां पर आंसर लिखता हूं 53 और 46, और आपको अपना आंसर बताता हूं कि 5346। तो आप कहेंगे कि शायद मैंने आंसर्स रट रखे हैं या पहले से सोल्व किया हुआ है, इसलिए मैं इतनी जल्दी कर पाया। लेकिन वास्तव में जितनी जल्दी मैंने कैलकुलेशन की है, ये कैलकुलेशन की स्पीड है वैदिक गणित के नियमों की वजह से। किसकी वजह से? वैदिक गणित के नियमों की वजह से। वैदिक गणित के कुछ सूत्र आपके पास इतने अच्छे हैं, यहां तक अधिकतर, सिर्फ आप दो चार तरीकों और विधियों को छोड़ दें तो वैदिक गणित के अधिकतर तरीके ऐसे हैं जिन्हें हम अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, अभ्यास में लाएं, तो बहुत ही तेजी से आप गणनाएं कर सकते हैं। तो हमारे इस चैनल पर हम आपको सिखाने वाले हैं वैदिक मैथमेटिक्स यानी कि वैदिक गणित के बारे में। और जैसे कि आपको अंग्रेजी सीखने के लिए पहले ABCD सीखनी पड़ती है, हिंदी सीखने के लिए वर्णमाला सीखनी पड़ती है, तो वैदिक गणित अगर हम सीखना चाहते हैं तो हमें वैदिक गणित के आधारभूत तथ्य समझने पड़ेंगे, और उनको समझे बिना वैदिक गणित को समझना आसान नहीं होगा। राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में आपके पास 6th क्लास से लेकर, इनफैक्ट आपके पास उससे पहले भी आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आपके पास 10th क्लास तक आपको वैदिक गणित पढ़नी है। और वैदिक गणित को पढ़ना ये आपके परीक्षा के अंकों के लिए ही उपयोगी नहीं होगा, आपको मैथमेटिक्स में पारंगत बनाएगा, गणित में आपको पारंगत बनाएगा। तो देखिए कि कैसे। वैदिक गणित के वीडियोस स्टार्ट करने से पहले हम सीरीज से वीडियोस लेकर आएंगे। हम वैदिक गणित के कुछ आधारभूत तथ्यों को समझ लेते हैं कि जब तक आप उन्हें नहीं समझेंगे आपको वैदिक गणित अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगी। पहले हम बात करने वाले हैं हमारे अंकों की। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो आपके अंक है, इन अंकों से संबंधित हम कुछ विशेष बातें यहाँ से सीखेंगे, वैदिक गणित में काम आएगी आपके पास। आप ये देख सकते हैं आसानी से कि सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ परम मित्र अंक के बारे में। परम मित्र अंक की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। परम मित्र अंक क्या है? आप ये देख सकते हैं कि अगर हम 1 को 9 में जोड़ते हैं तो हमें 10 मिलता है, इसका रिजल्ट मिलता है हमें 10। ठीक उसी तरह से अगर आप 2 को और 8 को जोड़ते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है यहाँ पर 10। 3 और 7 को जोड़ने से भी आपको रिजल्ट मिलता है 10, और 4 और 6 को जोड़ने से भी आपको रिजल्ट 10 मिलता है। और 5 जो है, इस 5 में 5 जोड़ने पर भी अगर आप 5 में 5 ही जोड़ते हैं तो आपको 10 रिजल्ट मिलता है। और 10 जो है हमारी दशमलव संख्या पद्धति का आधार है। जो संख्या पद्धति हम पढ़ते हैं हमारी गणित की किताबों में, उस संख्या पद्धति का आधार है आपके पास 10। तो इस 10 आधार को देखते हुए आप ये देखेंगे कि जिन 2 अंकों को जोड़ने से आपको 10 प्राप्त होता है, ये 2 अंकों की पहली संख्या। हमारे जितने भी अंक हैं वो 1 अंकीय संख्याएं होती है, और 10 जो है 2 अंकों की पहली संख्या है। और आपको जिन 2 अंकों को जोड़ने से 10 प्राप्त होता है, उन्हें आपस में एक दूसरे का हम परम मित्र अंक कहते हैं। परम मित्र अंक, जब आप व्यवकलन यानी कि घटाने की विधियां सीखेंगे तो ये परम मित्र अंक आपके काम आने वाला है। यहाँ पर 1 का परम मित्र अंक होगा 9, और 9 का परम मित्र अंक होगा 1। ठीक उसी तरह से 2 और 8 एक दूसरे के परम मित्र अंक होंगे। 3 और 7 एक दूसरे के परम मित्र अंक होंगे। 4 और 6 एक दूसरे के परम मित्र अंक होंगे, और 5 का परम मित्र अंक यहाँ पर 5 ही होगा। और ये बहुत ही उपयोगी है व्यवकलन की विधियों के लिए, घटाने की विधियों के लिए। उसके बाद हम अगले तथ्य पर यहाँ पर बात करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में हम यहाँ पर आपको, टॉपिक है हमारा एकाधिक और एक न्यून। एकाधिक और एक न्यून का मतलब क्या है? आपको नाम से ही यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। एक अधिक का मतलब होता है एक अधिक होना, यानी कि एक अधिक होना, किसी संख्या से एक अधिक हो। इसके लिए जो हमारे वैदिक गणित का जो तरीका है, वो किसी भी संख्या के ऊपर, उसके किसी अंक के ऊपर यहाँ पर एक डॉट लगाया जाता है, एक बिंदु लगाया जाता है, और एक न्यून में हम यहाँ पर नीचे बिंदु लगाते हैं। देखिए कैसे। अगर आपके पास लिखा हुआ है 5, तो इसका मान अभी 5 ही है। अगर मैं इसके ऊपर एक बिंदी लगाता हूं यहाँ पर, तो इसका मतलब होगा एकाधिक।
एकाधिक का मतलब होता है 5 से एक अधिक, यानी कि 5 में 1 जोड़ने पर, तो इसका जो मान होगा वो आपको मानना है यहाँ पर 6, यानी कि ये जो संख्या है आपकी ये 6 को निरूपित करती है। ठीक उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इसके नीचे एक डॉट लगाता हूँ तो ये आपके पास है 5 का 1 न्यून। 5 के 1 न्यून का मतलब है कि आपको यहाँ पर 5 से 1 कम करना है, जो कि आपके पास होगा 4, यानी कि ये संख्या जो है आपकी ये 4 को निरूपित करती है। ठीक इसी तरह से हम 2 अंकीय संख्याओं को देख रहे हैं। यहाँ पर 2 अंकीय संख्याओं में आप देखिए आपके पास लिखा हुआ है 25। अब महत्वपूर्ण यह है कि एकाधिक या एक न्यून किस आपके पास अंक पर लगा हुआ है। मैं यहाँ पर 25, 25 और 25 लिख रहा हूँ। देखिए अगर ये एकाधिक लगा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 का एकाधिक होगा 6, यानी कि ये 25 का एकाधिक है। अगर ये अंतिम अंक पे लगा हुआ है तो 25 का आपका एकाधिक लगा हुआ है अंक 2 पर। तो यदि एकाधिक अंक 2 पर लगा हुआ है तो आपको 2 का एकाधिक करना है, जो कि होगा आपके पास 3 और यहाँ पर होगा 5, यानी कि ये जो संख्या है आपकी वो 35 को निरूपित करती है और ये संख्या आपकी 26 को निरूपित करती है। ठीक उसी तरह से अगर आपने एक न्यून लगाया है यहाँ 5 के नीचे, तो ये आपके पास 5 का एक न्यून होगा आपके पास 4, तो ये संख्या आपकी निरूपित करेगी 24 को। लेकिन अगर आपने एक न्यून लगाया है यहाँ पर, तो 2 का एक न्यून जो होगा वो होगा आपके पास 1, और ये संख्या आपकी निरूपित करेगी 15 को। ठीक उसी तरह से आप यहाँ पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखिए कि हम सामान्यतया कभी 0 के नीचे एक न्यून का प्रयोग नहीं करते हैं। इस तरह से अगर मान लीजिए आपको करना पड़ा, 0 के नीचे एक न्यून का आपको करना पड़ा, तो आपको सिर्फ 0 के हिसाब से नहीं सोचना, आपको इन दोनों अंकों के अनुसार सोचना है। आपको इसके मानना है 30 का एक न्यून। 30 का एक न्यून आपके पास क्या होगा यहाँ पर 29, यानी कि 29। और अगर ये संख्या इस तरह से है तो फिर इसका मतलब होगा आपके पास यहाँ पर 20, क्योंकि आपको 3 का एक न्यून करना है। इसी प्रकार जो 0 का एकाधिक होता है, 0 का एकाधिक होता है आपके पास 1, यानी कि 0 का एकाधिक आपके पास 1 होता है। अगर आपके पास लिखा हुआ है कहीं पर 205 और 205 में आपका यहाँ एकाधिक लगा हुआ है, तो इसका मतलब होगा आपके पास इसका मान आपके पास है 215। अब आप देखिए 9 के एकाधिक का मतलब क्या होगा। 9 के एकाधिक का मतलब आप समझिए 9 का जो एकाधिक होता है वो आपके पास 10 होता है। तो किसी भी संख्या में अगर 9 का 4 और 9 का एकाधिक, तो इस संख्या में अगर आप कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि 9 का एकाधिक 10 होता है, तो वो इसको इस तरह से लिख देते हैं, तो ये आपके पास गलत हो गया है। क्योंकि जो आपके पास 4 9 का एकाधिक है, वास्तव में वो आप 49 का एकाधिक है। 49 का एकाधिक जो होगा वो 50 बनता है। तो करना क्या है आपको, देखिए इस सिस्टम को वैदिक गणित के हिसाब से हम लोग सीखते हैं कि अगर हम इसे ऐसे लिखना चाह रहे हैं 4 और 10, तो ये एक अंक की जगह ये 2 अंकीय संख्या बन गई है। 2 अंकीय संख्या बन गई है, तो आपको इस एक अंक को आगे यहाँ पर इसमें जोड़ना है। तो 4 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 5 और 0। और इतना लंबा ना खींचते हुए इसे आप सीधे ये याद रखिए कि 9 का एकाधिक जो है वो एक अंकीय संख्या नहीं होती, वो 2 अंकीय संख्या होती है। तो आपको सीधा इसे समझना है कि आप इसको 49 का एकाधिक कर दीजिए। 49 का एकाधिक जब आप करेंगे तो आपके पास ये सीधा आपके पास मान होगा 50। अगर मान लीजिए आपके पास दोनों अंकों के ऊपर एकाधिक आता है, जैसे कि आपके पास ये लिखा हुआ है, तो इसमें आपको इसका मान 6 का एकाधिक आपके पास 7 होगा और 5 का एकाधिक आपके पास जो होगा वो 6 होगा। इसी तरह से हम आसानी से अंकों के एकाधिक और एक न्यून कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं आपके हम आधार, उपाधार और विचलन के बारे में, जो कि कई विधियों में आपके पास गुणा और भाग की विधियाँ हैं। उन गुणा और भाग की विधियों के लिए बहुत ही उपयोगी है इस बात को समझना। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो ये मान लीजिए कि आपको वैदिक गणित की जो गुणा भाग की विधियाँ हैं वो भी सरलता से समझ में नहीं आएंगी। आधार की हम बात करते हैं, हम अपना जो इकाई है, संख्या पद्धति की इकाई, वो है आपकी 1। और अगर हम इस 1 के पीछे शून्य लगाएं तो आपके पास हमें प्राप्त होता है 10, 100, 1000, 10,000। हमें इस तरह की संख्या हमें प्राप्त होती है, जो कि हम ये कह सकते हैं कि ये 10 की घात है। वास्तव में ये 10 की घात 1 का मान है, ये 10 की घात 2 का मान है, ये 10 की घात 3 का मान है और ये 10 की घात 4 का मान है। और आपका 1 जो है वह 10 की घात 0 है।
यहाँ पर एक जो है उसे सामान्यतः तो वह आधार नहीं है, लेकिन हमारी जो भिन्नात्मक संख्याएं होती है, जैसे आपने लिखा 3/5, 4/7, इन भिन्नात्मक संख्याओं के लिए कुछ विधियों में हम एक को आधार की तरह प्रयुक्त करते हैं, जो कि भिन्नात्मक संख्याओं का आधार है। लेकिन हमारे जो पूर्णांक हैं, जो पूरी संख्या है, हमारी जो गिनती आपकी शुरू होती है, तो जब हम संख्याओं को इस तरह से गणनाएं करते हैं, तो हमारी गणना का प्रारंभ करते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक हमारी एक अंकीय संख्याएं होती है। और जैसे ही हम 10 पे जाते हैं, हमें पहली 2 अंकीय संख्या मिलती है जिसमें 1 के अलावा सिर्फ 0 है, तो ये हमारा आधार होता है। 10 हमारा एक आधार है। ठीक उसी तरह से हमारी जो पहली 3 अंकीय संख्या है, पहली 3 अंकीय संख्या जो आपकी है 100, वो 100 आपका आधार है। इसी तरह से 1000 आपका आधार है, और इसी तरह से 10,000 आपका आधार होगा। यानी कि एक के पीछे आप जितने भी 0 लगाते हैं वो संख्या आधार को निरूपित करती है। और इन संख्याओं के जो गुणज होते हैं, इन संख्याओं के दूसरे गुणज से लेकर 9वें गुणज तक, इसका मतलब समझिए दूसरे गुणज से 9वें गुणज तक का मतलब समझिए कि अगर आप 10 को 2 से गुणा करते हैं तो आपको 20 मिलता है, 10 को आप 3 से गुणा करते हैं तो आपको 30 मिलता है, 4 से गुणा करते हैं तो 40 मिलता है। इसी तरह से आप जब उसको गुणा करते जाएंगे और 9 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 90। तो ये जो आपके संख्याएं हैं 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, ये आधार 10 के उपाधार हैं, आधार 10 के उपाधार हैं। इसी तरह से आधार 100 के जो उपाधार होंगे वो होंगे 200, 300, 400, और इसी तरह से आप चलते जाएंगे 500, 600, 700, 800 और 900। उसके बाद आधार 1000 के जो आपके पास उपाधार होंगे वो होंगे आपके पास 2000, उसके बाद आपके इसी तरह से 3000, और आप बढ़ते जाएंगे 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 और 9000। यानी कि आपके पास जो आधार है उस आधार का 2 से गुणा, 3 से गुणा, 4 से गुणा, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से और 9 से गुणा करके आपको जो संख्या प्राप्त होती है वो आपके उपाधार हैं। आप सीधे सीधे मतलब ऐसे समझ लीजिए कि ये है आपका एक आधार है 10। अगर इस 1 के स्थान पर यहाँ कोई भी दूसरा अंक आता है, यहाँ 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, तो ये जो है आपका ये उपाधार बन जाता है। और ये जो अंक 1 के स्थान पर आया है, हम इसे उपाधार अंक बोलते हैं, हम इसे कहते हैं उपाधार अंक। यानी कि आपके पास जो 20 है वो 20 आधार 10 का एक उपाधार है और उसका उपाधार अंक है 2। इसी तरह से आपके पास जो 50 है वो आधार 10 का एक उपाधार है और उसका उपाधार अंक है 5। ठीक इसी तरह से हम यहाँ देखते हैं कि हमारा 100 हमारा एक आधार है, और इस 1 के स्थान पर, इस 1 के स्थान पे अगर मैं लिख देता हूँ 4, तो हमारी संख्या बनती है 400। तो 400 जो है वह आधार 100 का एक उपाधार है और उसका उपाधार अंक जो है वो अंक होगा आपके पास 4। और ये उपाधार अंक, उपाधार, ये सब आपके गुणा की विधियों में काम आने वाला है। और उसी बात के लिए हम एक और उपयोगी चीज़ की यहाँ पर बात करते हैं, विचलन। विचलन का तात्पर्य ये है कि आपकी जो संख्या है, दी गई संख्या है, वो आधार से या उपाधार से कितनी विचलित है, यानी कि उसका आधार या उपाधार से अंतर क्या है। समझिए, उदाहरण लेकर हम लोग समझते हैं। अगर आपकी संख्या है यहाँ पर 11, तो 11 आप देख सकते हैं कि आपके आधार 10 के पास है, तो आधार 10 से इसका जो विचलन है, आप 11 में से 10 को माइनस कीजिए, आपको मिलेगा 1। सीधे सीधे आप समझिए कि आपका जो संख्या है आपकी 11, वो आधार 10 के पास है और 10 से वो 1 ज़्यादा है, तो आपका जो विचलन होगा वो विचलन होगा इसका +1। ठीक इसी तरह से मान लीजिए कि आपकी संख्या है यहाँ पर 18, तो 18 आप देखेंगे कि अगर हम आधार को देखें तो आधार 10 के पास है, और अगर हम उपाधार को देखें तो ये आधार 10 के बजाय उपाधार 20 के अधिक पास है। ज़्यादा पास ये किसके है? उपाधार 20 के। तो हम इसका विचलन आधार 10 से लेने के बजाय इसका विचलन लेते हैं हम आधार 20 से। इसे ऐसे लिखा जाता है कि आपकी जो संख्या है, आपके उपाधार 20 के करीब है, और इस उपाधार 20 से जो इसका अंतर होता है वह अंतर होता है आपका 2 का। लेकिन ये संख्या जो है आपकी 18, वो 20 से 2 अधिक नहीं है, 20 से 2 कम है। तो इस अंतर को हम कहेंगे यहाँ पर -2, ऋणात्मक 2 जो होगा आपका, ये ऋणात्मक 2 का अंतर है। ऋणात्मक संख्याओं को विनकुलम के रूप में दर्शाया जाता है, जो कि हम आपको आगे के वीडियोस में बताने वाले हैं। तो फिलहाल हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पर ऋण 2 यानी कि -2। तो ये आपका उपाधार है। अगर इसकी जगह आपकी संख्या होती 22, तो वो भी 20 के ही पास होती,
और उसका भी 20 से जो अंतर है वो 2 का ही होता है, लेकिन 22 जो है वो 20 से 2 अधिक है, तो 22 का जो विचलन होगा आपके पास वो +2 होगा, जबकि 18 का जो विचलन है वो -2 होगा। आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि अगर हम 18 में से 20 को घटाते हैं तो हमें -2 मिलता है, और 22 में से 20 को घटाते हैं तो हमें +2 मिलता है, तो ये इनके विचलन है। ठीक इसी प्रकार से आपकी संख्या, अगर आपकी संख्या है यहाँ पर 115, तो 115 जो है वो आधार 100 के नज़दीक है, आधार 100 के नज़दीक है, और इस 115 में से अगर हम 100 को घटाते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर 15 प्लस में। तो ये आपके पास जो है वो आपके पास 115 का आधार 100 पर विचलन है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बात बता दें कि हमारे आधार में जितने शून्य होते हैं हम विचलन को उतने ही अंकों में दर्शाते हैं, उतने ही अंकों में दर्शाते हैं। कैसे कि अगर मान लीजिए कि आपकी संख्या है 108, तो इसका आधार आपके पास होगा 100 के पास है, और 108 में से अगर हम 100 घटाते हैं तो हमें मिलता है 8, तो आप कहेंगे +8 हमें मिलता है कि 108 का आधार 100 पर जो विचलन है वो 8 है, लेकिन हम इसे 0.8 लिखते हैं क्योंकि हमारे आधार में 2 शून्य है। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपसे सवालों में भूल नहीं होंगी, गलतियां नहीं होंगी, त्रुटियां नहीं होंगी, और आपके सवाल बिल्कुल जो आप हल निकालेंगे वो बिल्कुल सही होंगे। तो आपको अपना विचलन जो लिखना है वो +0.8 लिखना है। ठीक इसी तरह से अगर आपकी संख्या है यहाँ पर 998 आपकी संख्या है, तो ये आपके पास आधार 1000 के करीब है, और अगर आप 998 से 1000 को घटाते हैं तो आपको -2 मिलता है, -2, यानी कि ये जो संख्या है वो 1000 से 2 कम है। लेकिन क्योंकि आपके आधार में 3 0 है तो आप इसे लिखेंगे 002, क्योंकि यहाँ भी आपके पास 3 अंक होने चाहिए, 1 2 और 3। इस तरह से आप किसी भी संख्या का उसके आधार से या उपाधार से आप क्या कर सकते हैं, विचलन निकाल सकते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम यहाँ पर कि मान लीजिए आपकी संख्या है यहाँ पर 55। अब इसके आपके पास 2 तरीके हैं, 55 का विचलन निकालने के आपके पास 2 तरीके हो सकते हैं, क्योंकि ये जो संख्या है 50 और 60 के लगभग बिल्कुल बीच में है। ये 50 से आप कहेंगे कि आपके पास जितनी दूर है 60 से भी उतनी ही दूर है। तो अगर आप इसका उपाधार लेते हैं 50, तो आपका जो विचलन होगा वो +5 होगा। क्यों होगा +5? क्योंकि 55 में से 50 घटाने पर आपको प्लस का 5 मिलेगा। लेकिन अगर आप इसका उपाधार लेते हैं 60, तो आपका विचलन जो होगा वो आपका -5 होगा, क्योंकि आपको 55 में से 60 घटाने पर -5 मिलेगा। एक और तरीके से हम इसको सिखाने की कोशिश करते हैं, आप हर बात को ध्यान रखें तो आसान होगा कि अगर आपकी संख्या आधार से छोटी है तो विचलन ऋणात्मक होगा, और आपकी दी हुई संख्या आपके आधार या उपाधार से बड़ी है तो आपका विचलन जो होगा वो धनात्मक होगा। यहाँ पर जो संख्या है वो आधार उपाधार से आपने बड़ी ली है तो विचलन आपका धनात्मक है। यहाँ जो आपकी संख्या है 55, वो आपके उपाधार से जो आपने उपाधार लिया है उससे छोटी है तो आपका विचलन यहाँ पर ऋणात्मक होगा। और इस गणना में आपका जो उपाधार अंक है वो उपाधार अंक आपको काम में लेना है 5, और यहाँ जो आपका उपाधार अंक है वो उपाधार अंक होगा 6। यानी कि 55 के लिए अगर आप उपाधार 50 लेते हैं तो उपाधार अंक 5 है और विचलन आपका +5 है। और उसी तरह से अगर आप 55 को उपाधार 60 से लेते हैं तो आपका जो उपाधार अंक है वो 6 है, लेकिन आपका विचलन जो है वो आपका -5 है, यानी कि ऋणात्मक 5 है। ये जो चीज़ें हमने आपको आज बताई है, आपको एकाधिक, एक न्यून, परम मित्र अंक, आधार और उपाधार, ये बेसिक कंसेप्ट है। ये अगर आपको समझ में नहीं, जो वीडियोस हैं उनमें हम वैदिक गणित की विधियों की बात करेंगे। जो विधियां छोटी क्लास से लेकर आपके 10वीं क्लास तक, जो आपके 5वीं 6ठी से लेकर जो विधियां हैं 10वीं क्लास तक जो आप राजस्थान बोर्ड में पढ़ने वाले हैं, सभी विधियों के हम यहाँ पर बात करेंगे। अलग अलग वीडियोस में अच्छी तरह से समझाएंगे, अभ्यास करवाएंगे आपको, उदाहरण आपको यहाँ पर प्रश्नों का हल करके बताएंगे, और खास बातें जो उन विधियों के बारे में आपको याद रखनी है उनके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सीखते रहिए गणित, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और यहाँ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, एक बार फिर इस वीडियो में मैं उन सभी का बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। उन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।